7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम भी जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की उनके दौरे की पुष्टि। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 11 नए संक्रमित मामले सामने। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 15 मरीज हुए ठीक। संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 209 तक पहुंची। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से सामने आई है 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ धाम भी जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस बात की पुष्टि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर 7 अक्टूबर का दिन बताया जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि बाबा केदारनाथ धाम भी पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। वहीं केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खुद इस दौरे की पुष्टि की है। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। साथ ही पीएम मोदी के उत्तराखंड पहुंचने से चुनावी गतिविधियां जो है वो और कितनी तेज हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। वही तो विशुद्ध रूप से उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम है और अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। तो उसके बाद ही जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ पाएगा तभी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के आखिर कितने मायने निकाले जाएंगे, ये भी देखिए बड़ा सवाल। 7 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से हमारे साथ। धीरेन्द्र, क्या कार्यक्रम रह सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे जुड़ी क्या जानकारी, और पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भाजपा के मदन कौशिक, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके कार्यक्रम की कोई विस्तृत सूची नहीं मिली है। मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम आता है जिसके तहत उनका प्रोटोकॉल तय होता है वो अभी नहीं मिला है। उसके भी 1-2 दिन में आने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे तो उनके 2-3 प्रमुख कार्यक्रम लगे हैं, जिसमें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल बना है जिसका उन्हें लोकार्पण करना है। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। तो इस तरह से 2 कार्यक्रम निर्धारित है। तीसरा जो उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो केदारनाथ धाम जाने का है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उनके जो सलाहकार हैं भास्कर खुल्बे और पीएमओ के कुछ अधिकारियों ने सचिव पर्यटन के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का दौरा किया था, दोनों धामों का। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कपाट बंद होने के पहले यानी कि 7 अक्टूबर को वहां भी बाबा केदार का आशीर्वाद लेने जाएंगी, क्योंकि उनकी केदारनाथ पे एक अलग सी श्रद्धा है। वो बहुत ही उससे श्रद्धावान है और अक्सर वो केदारनाथ धाम आते रहते हैं। तो उसी के तहत ये दौरा भी है कि वो केदारनाथ धाम में, क्योंकि इस बार यात्रा अभी खुली है और 1.5 महीने के अंदर फिर यात्रा समाप्त हो जाएगी। 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि इसी 7 अक्टूबर के दौरे में प्रधानमंत्री बाबा केदार का दर्शन करने भी जाएं। धीरेन्द्र, कितने इस दौरे के चुनावी मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी देखिए नजदीक ही है अब। देखिए पूजा, अभी तक तो ये कार्यक्रम अगर होता है तो पूरी तरह से उनका एक तरह से सरकारी कार्यक्रम होगा, इसमें कोई राजनीतिक गतिविधि होने की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में भाजपा के प्रमुख नेताओं से जरूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी
उत्तराखंड के दौरे पे आते हो, भले सरकारी दौरा हो, तो अपने पार्टी के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। चूंकि ये चुनावी समय चल रहा है तो निश्चित रूप से उनके इस दौरे में दो जो कार्यक्रम है वो तो होने ही है। कुछ नई सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं चुनाव के पहले, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता घोषित हो जाएगी फिर कोई घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जा सकती आचार संहिता के चलते। तो पूरी उम्मीद है कि उस आचार संहिता के पहले का ये जो दौरा हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री प्रदेश को कोई ऐसी नई सौगात दे जिसका चुनावी लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के चुनाव में मिले। और इसके साथ ही अपने नेताओं से जब मिलेंगे तो यहाँ की वस्तुस्थिति जानेंगे, क्योंकि 3 सीएम बदले हैं, नए सीएम से मुलाकात हो सकती है उनकी, और उसमें राजनीतिक हालातों पे जरूर कुछ न कुछ चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री, जैसा कि कहा जाता है कि वो कोई न कोई मंत्र जरूर देते हैं जब भी आते हैं, तो इस बार भी कोई चुनावी जीत का मंत्र अपने नेताओं को दे सकते हैं। इससे सभी की निगाहें लगी हुई है। अब ये 7 अक्टूबर के उनके दौरे में स्पष्ट होगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तराखंड पहुंचते धीरेन्द्र, तो उसका एक तरीके से चुनावी बेनिफिट जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, एक बूस्ट भी मिलेगा कार्यकर्ताओं का उनके वहां पहुंचने पर। क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी फिराक में, कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को उठा रही है, तो एक बूस्ट जो है वो कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा पीएम मोदी के पहुंचने से। बिल्कुल पूजा, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने से उनके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन होता है बहुत ऊर्जा से भरा होता है, और इसके साथ ही उसमें कुछ न कुछ ऐसा मार्गदर्शन भी होता है जिसको उनकी पार्टी पूरा करने की कोशिश करती है। क्योंकि पूरी पार्टी मानती है कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत मिरेकुलस है, बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका, तो उनकी सभी बातों का बड़ा गंभीरता से लोग संज्ञान लेते हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो ये दौरा है अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। और आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस तरह से हरिद्वार में कहे कि मोदी जो है भगवान का अवतार है, तो आप समझ सकती है कि मोदी की जो इमेज है पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो किस तरह की है, यानी एक मिरेकुलस पर्सनालिटी के तौर पे है। तो निश्चित रूप से उनका ये जो दौरा है ऐसे कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह का संचार करेगा, क्योंकि चुनाव का समय है तो उनका उत्साहित होना बेहद जरूरी है। और इस बात को मोदी भी समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा कोई न कोई चुनावी मंत्र जरूर दे करके जाएंगे मोदी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाने वाले हैं, उनके दौरे से जुड़ी ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां बाबा केदारनाथ धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनका भी जायजा लेंगे। इस दरमियान उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष ने वार किया है, बड़ी जानकारी, जनसंख्या परिवर्तन पर दूसरे दलों ने सवाल उठाए हैं। बाहर से आने वालों की जानकारी लेना गलत नहीं है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, और उत्तराखंड में जो बाहर से आकर बसेंगे सरकार उनकी जानकारी जुटाएगी, सीएम कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको उत्तराखंड की सियासत में भी। देखिए चुनावी सरगर्मियों के चलते अब विपक्ष भी लगातार सत्तासीन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष ने वार किया है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर दूसरे दलों ने सवाल उठाए हैं। इस पर सत्तासीन पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी लेना गलत नहीं है, और उत्तराखंड में जो भी बाहर से आकर बसेगा सरकार उसकी जानकारी जुटाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको उत्तराखंड में। देखिए कुछ ही वक्त में अब विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले सक्रियता सभी दलों की अब नजर आने लगी है। उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। विपक्ष ने बाहर से आने वालों की जानकारी लेने पर सरकार को गलत बताया है, जिस पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है और कहा गया है बाहर से आने वालों की जानकारी लेना गलत नहीं। चलिए धीरेन्द्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड की सियासत में भी यहाँ देखिए उथल पुथल मचती हुई नजर अब आ रही है। विधानसभा चुनाव को कुछ ही वक्त रह गया, उससे पहले अब हमलावर लगातार विपक्ष जो है सत्तासीन सरकार पर हो गया है। ये जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका पूरा मामला पहले बताएं। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं कि उत्तराखंड सरकार को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसके आधार पे उनको यह बात पता चली है कि उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। बाहर के लोग आकर के बस रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, और जिसके रिएक्शन के तौर पे आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीनों से पूरे प्रदेश की जनता आंदोलित है और एक उचित भू कानून की मांग कर रही है। आपने ध्यान दिया होगा
कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके समय में भू कानून की मांग उठने का जो आंदोलन है वो शुरू हुआ और धीरे धीरे वो आग पकड़ता गया और आज पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश के युवा आंदोलित है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं और लोग एक भू कानून की मांग कर रहे हैं। जब सरकार ने इसके लिए अलग अलग माध्यमों से रिपोर्ट मंगवाई कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश की जनता में यह मैसेज गया कि उनको एक भू कानून की जरूरत है जो हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए, तो ये बात पता चली कि बहुत सारे पहाड़ के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहाँ पे जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है। बाहर से लोग गए, वहाँ पे जमीन खरीदे और धीरे धीरे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की खरीद अपनी ही जमीनों को बेच करके उन्हीं जमीनों में फिर वो नौकर या इस तरह की स्थिति में आ गए हैं, जिसके चलते अब यहाँ पे इस तरह की डिमांड होने लगी है। जब सरकार ने एक पत्र, अभी तक तो इससे कोई वैसी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एक पत्र उत्तराखंड शासन ने जारी किया सभी एसएसपी और डीएम को और उसमें ये कहा गया कि इस तरह की चीजें जहाँ कहीं भी हो रही हो, जहाँ पे जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही हो, किसी खास जनसंख्या, किसी खास समुदाय या खास उसकी जनसंख्या बढ़ रही हो, उसको नोटिस किया जाए और उससे क्यों बढ़ रही है इसका अध्ययन करके वो शासन को रिपोर्ट भेजी जाए और इस पे जल्द ही कोई न कोई बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती। पूरी उम्मीद है कि चुनाव के पहले इस पे कोई कार्रवाई कर सकती। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान को और सरकार के इस पत्र को विपक्ष ने जो है आड़े हाथों लिया और विपक्ष ने कहा है कि इस तरह से जो बीजेपी सरकार है राज्य में एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। लेकिन समुदाय किस तरह से टारगेट होगा धीरेन्द्र, क्योंकि देखिए अब बाहर से आकर जो लोग बस रहे हैं या जो लोग वहां पर रह भी रहे हैं, जानकारी उसकी जुटाना और डेटा कलेक्ट करना किस तरह से गलत साबित हो सकता है। विपक्ष के मुख्य सवाल क्या इस पर? पूजा, बिल्कुल यही बात, ये आप जो बात कह रही हैं, सरकार का यही स्टैंड है कि यह किसी तरह से गलत नहीं है और देश के अलग अलग राज्यों में बहुत बार इस तरह का काम हो चुका है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार को ये काम करना था तो शुरुआती दौर में करना था। जब चुनाव सरते हैं इस तरह से कह के एक समुदाय विशेष को न केवल टारगेट किया जा रहा है बल्कि इसी की आड़ में समुदाय विशेष को खुश करके उसको अपने वोटर्स के तौर पे उसका प्रॉफिट लेने की भी एक तरह का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। लगातार जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और उसने कहा है कि पार्टी जो है, बीजेपी जो सत्ता में है इस समय, वह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा रही है और इस तरह का काम करके समाज में एक सांप्रदायिकता का भाव को फैला रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो जरूरत है, जो डेटा या जो कानून अब बनाया जाएगा इससे जुड़ा हुआ, उसको राजनीतिक अमली जामा यहाँ पर पहनाने की कोशिश की जा रही है। अब बिल्कुल विपक्ष का यही कहना है कि अगर ये काम करना था तो चुनाव के बाद करना था, क्योंकि विपक्ष को कहीं न कहीं इस बात का डर है कि इसका लाभ जो है बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। तो उसको देखते हुए विपक्ष इस पे एक तरह से आरोप लगा रहा है और आक्रामक है। लेकिन सरकार भी अपने स्टैंड पे कायम है और अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह काम जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि ये उत्तराखंड के जनता के हित में है और जनहित का कोई भी काम करने से सरकार न तो हिचकेगी न तो पीछे हटेगी। तो पूजा, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीति तेज होने की पूरी संभावना है। क्योंकि चुनाव का समय है तो इससे पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सियासत को धार देता हुआ नजर आएगा। वही एक तरीके से देखा जाए तो देखिए मुख्यमंत्री भी बदले हैं उत्तराखंड के धीरेन्द्र अभी, और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो विपक्ष की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों काम किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब बिल्कुल पूजा, देखिए निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटजी हो भी सकती है। विपक्ष के जो आरोप है उनको हम पूरी तरह नहीं खारिज कर सकते, लेकिन जो सरकार का कहना है कि कोई भी काम का एक उचित समय होता है और जब समय आता है तो काम होता है। ऐसा नहीं कि सरकार आज कोई योजना ला रही है और विपक्ष कहे कि इससे पहले क्यों नहीं लाया गया। तो जब जिस चीज का समय होता है, जिन योजनाओं की जरूरत होती, आवश्यकता महसूस करती सरकार, उसको अपने तमाम जो उनके माध्यम है उनसे इनपुट मिलता है तो उसकी वो पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी बनाने का जो काम है उनको संवैधानिक रूप से उसका अधिकार मिला हुआ है। तो और विपक्ष को इसका विरोध करने का उनको अधिकार है निश्चित रूप से। तो सरकार अपने स्टैंड पे कायम है और विपक्ष अपने स्टैंड। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो चुनाव में इस मुद्दे का पूरी तरह से राजनीतिकरण होगा, इस पे काम क्या होगा ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन राजनीति इस पे अपनी चमकाई जाएगी। इसका राजनीतिक फायदा लेने का पूरा प्रयास होगा दोनों तरफ से, यह पूरी तरह से दिखाई दे रहा है पूजा।
बिल्कुल धीरेन्द्र, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष देखिए हमलावर है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर दूसरे दलों ने सवाल उठाए हैं और बाहर से आने वालों की जानकारी लेना गलत नहीं है। सरकार अपने स्टैंड पर कायम है और कहा है सरकार ने कि उत्तराखंड में जो बाहर से आकर बसेंगे सरकार उनकी जानकारी जरूर जुटाएगी। इस दरमियान आपको जानकारी देंगे, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में हरिद्वार अब पहुंच चुकी है सीबीआई की पड़ताल देखिए लगातार जारी है। आरोपी आनंद गिरी को लेकर आनंद गिरी के आश्रम पहुंची है सीबीआई। 5 मिनट आश्रम के बाहर रुकी रही सभी गाड़ियां। वहीं सीबीआई ने आश्रम में जाकर पूरी जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि कई रसूखदार, संतों, प्रॉपर्टी डीलर्स, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए जो मौत की गुत्थी थी महंत नरेंद्र गिरी की, वो लगातार जिस तरह से उलझती जा रही थी, उसने तमाम सवाल और तमाम चुनौतियां खड़ी कर दी थी सीबीआई के सामने। सीबीआई की जांच पड़ताल हालांकि लगातार जारी है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में अब हरिद्वार में मौजूदगी सीबीआई की है। आरोपी आनंद गिरी जिसको गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम भी मौजूद था सुसाइड नोट पर, उनके ही आश्रम पहुंची है सीबीआई। वहीं आपको बता दें कि आश्रम के बाहर सभी गाड़ियां जो है 5 मिनट तक रुकी रही थी। जानकारी जिस हिसाब से हमें मिल पाई है आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने हालांकि आश्रम में जाकर पूरी जांच पड़ताल की है और बताया जा रहा है कि कई रसूखदारों से, कई संतों से, कई प्रॉपर्टी डीलर्स से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में फोन रिकॉर्ड्स जो देखिए सामने आए थे, उसको लेकर भी एक कनेक्शन जो है हरिद्वार से निकलकर सामने आया था। कई कॉल्स हरिद्वार से की गई थी महंत नरेंद्र गिरी को। तो पूरी जांच पड़ताल के लिए हरिद्वार पहुंची है सीबीआई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशाखा चौधरी जुड़ रही हैं, संवाददाता। विशाखा, क्या जानकारी है, कहां तक पहुंची है सीबीआई की जांच? जी बिल्कुल पूजा, देखिए देर रात जो सीबीआई की टीम है वो महंत नरेंद्र गिरी को के जो केस है उसके मामले में आनंद गिरी जो फिलहाल जो शक्ति सारी जो सुइयां है आनंद गिरी के ऊपर कहीं ना कहीं घूमती है, और उनको लेकर हरिद्वार के उन्हीं के स्थित आश्रम में पहुंची। और इस सीबीआई की टीम में लगभग 6 जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। और आनंद गिरी के आश्रम में जो पूरी तरीके से सील पहले ही कर दिया गया था, उसमें आनंद गिरी के साथ पहुंची है। हालांकि आनंद गिरी जब एंटर हुए आश्रम में तब उनके द्वारा कहा गया, जो मीडिया वहां पर उपस्थित थी, जो लोग वहां पर उपस्थित थे, कि सच सामने आएगा, अभी जांच कर लेनी दी जाए सीबीआई को। और इसके बाद जिस तरीके से महंत जो नरेंद्र गिरी का जो केस है हो सकता है हरिद्वार से जिस तरीके से उसकी सुलझाने की जो कोशिश है वो सीबीआई कर रही है। आनंद गिरी के आश्रम में जांच की गई है, वहां से जुड़ी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है विशाखा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज कहा गया था कि जो सील आश्रम है उसकी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई निकलवा रही है। और कितना जो पिछले चंद दिनों में आनंद गिरी का वहां आना जाना हुआ है या किस तरह से आश्रम की जो गतिविधियां हैं वो जुड़ी हुई है प्रयागराज से, क्या जो मर्डर केस है या जो भी सुसाइड केस है, जो केस है नरेंद्र गिरी का, वो क्या उसके तार हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, क्या यहीं पर सब बैठकर यहाँ पर प्लानिंग की गई थी। ये सभी जो कोशिश है, ये जो सभी मुद्दे हैं इसको सुलझाने की कोशिश पूरी सीबीआई के द्वारा की जाएगी। जमीनी विवाद एक बड़ा अहम फैक्टर निकलकर सामने आया था कि हो सकता है कि इस विवाद को लेकर भी मौत के पीछे का कारण देखिए ये भी कहीं ना कहीं संभावनाओं की बात करेंगे वो भी माना जा रहा था। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब सीबीआई ने कॉल डिटेल्स जो थी उससे जुड़ी जानकारी दी थी, तो कई प्रॉपर्टी डीलर्स की बात निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने कॉल किया था महंत नरेंद्र गिरी को। साथ ही हरिद्वार से कनेक्शन जो था वो भी निकलकर सामने आ रहा था। कई रसूखदारों से, संतों से और प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ जो है वो होनी थी, वो पूछताछ हुई है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी जिस तरीके से सीबीआई की टीम पहुंची है तो पहले तो जो आनंद गिरी है उन्हीं से पूछताछ की जा रही है और उनके आश्रम में क्या कुछ सबूत छिपे हो सकते हैं, क्या कुछ वहां से पता चल सकता है, उसकी कोशिश सीबीआई के द्वारा की जा रही है। उसके बाद जिन लोगों के तार वहां पर जुड़े हुए होने से निकलेंगे या जिन लोगों का पता वहां से चलेगा कि हो सकता है ये जो इन केसेस है इसमें उन लोगों की भी भूमिका हो, उनकी भी जाहिर तौर पर जांच की जाएगी। और क्योंकि पूरा मामला गोपनीय है तो अभी नाम कहना मुश्किल होगा कि किन प्रॉपर्टी डीलर्स के, किन रसूखदारों के, किन संतों के नाम निकलकर सामने आएंगे जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर
हरिद्वार से तार जरूर जुड़े हुए हैं। उसी तार की जो गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम हरिद्वार पहुंची है। और अगर पहुंची है तो जाहिर तौर पर जो पूछताछ है, जो छानबीन है, वो पूरी तरीके से सीबीआई के द्वारा की जाएगी और उसके बाद जो फैसला निकलेगा या जो निकलकर सामने आएगा वो फिर उसके लिए हमें थोड़ा समय का इंतजार करना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी के लिए। पूरे मामले पे नजर बनाए रखे आप। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब इसकी जांच के लिए सीबीआई हरिद्वार पहुंच गई है। वहां पर आरोपी आनंद गिरी, जिनका नाम सुसाइड नोट में शामिल था, उनके आश्रम में देखिए जांच लगातार सीबीआई की जारी है। वहीं ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कई रसूखदार है, संत है, प्रॉपर्टी डीलर्स है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि थोड़ा वक्त अभी, क्योंकि मामला अभी थोड़ा गोपनीय रखा गया है, इससे जुड़ी जानकारी नहीं अभी पूरी मिल पाई है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में हालांकि कमी आई है। बड़ी जानकारी, 24 घंटे में 11 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है, 15 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 209 तक पहुंच गई है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से कोरोना से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में अब कमी आती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ धनराज जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता। धनराज, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें कि 24 घंटों की बात करें तो 11 संक्रमित मामले अभी निकल कर सामने हैं। हालांकि राहत की बात है कि कोई मौत पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात है कि अब कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं और मौत भी सामने नहीं निकल कर आ रही है। तो एक बड़ी राहत की बात इसको कहा जा सकता है। और वहीं यदि संक्रमित लोगों की बात करें उत्तराखंड में तो 209 मामले अभी भी संक्रमित है। हालांकि उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं इस पर सतर्क लगातार बनी हुई है और उत्तराखंड सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड को कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में अभी भी जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हालांकि कुछ जिले अभी बचे हैं जिसमें अभी भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक सभी वैक्सीनेशन कर दिए जाएंगे, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो दावा जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो दावा पूरा होता है या नहीं होता है। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब की से सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना बंदिशों में ढील दी गई है। आंतरिक सभाओं में व्यक्तियों की संख्या अब 150 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। तो बाहरी सभाओं के लिए संख्या अब 300 से बढ़ाकर 500 करने का हुक्म दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। पंजाब में देखिए कोरोना गाइडलाइंस में ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना बंदिशों में थोड़ी ढील उन्होंने दी है। बताया जा रहा है कि जो आंतरिक सभाएं होंगी वहां पर व्यक्तियों की संख्या पहले 150 थी, अब उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। और जो बाहरी सभाएं होती थी जहां पर संख्या 300 थी, अब बढ़ाकर 500 करने का हुक्म देखिए दे दिया गया है। अब कोरोना में ढील देते हुए पंजाब सरकार भी देखिए नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना बंदिशों में ढील दी है। आंतरिक सभाओं में व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया है। साथ ही बाहरी सभाओं में भी व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने का आदेश उन्होंने दिया है। जहां आंतरिक सभाओं में पहले 150 लोग ही मौजूद बस रह सकते थे, अब उस संख्या को बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। यानी कि अब आंतरिक सभाएं जो भी होंगी 300 के करीबन लोग वहां मौजूद रहेंगे और बाहरी सभाओं में 300 से बढ़ाकर 500 लोगों के संख्या बढ़ाने का हुक्म अब दे दिया है। इस दरमियान बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भवन योजनाओं के तहत पंजाब से बड़ी जानकारी। सीएम ने सरकारी विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। सीएम चन्नी ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी पंजाब से दे रहे हैं। राज्यवासियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश करें, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है। और भवन योजनाओं के तहत मकानों के निर्माण की भी इजाजत दी जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी देखिए लगातार अब एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रीजनल हेड नवदीप छावड़ा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप की ओर रुख कर लेते हैं। नवदीप, देखिए अब कोरोना बंदिशों में भी ढील दी गई है और साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
अब एक्शन मोड में भी फुल नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कोरोना को लेकर समय समय पर जो रिव्यू बैठकें होती रहती हैं, गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन क्योंकि नई सरकार बनी है इस वजह से ये बैठक अब दूसरे हफ्ते हो पाई है पूजा। और जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार पंजाब में कम होते जा रहे हैं, उसको देखकर अब नई गाइडलाइन ये है कि पहले इंडोर कार्यक्रम के अंदर जो 150 लोगों को अनुमति थी कि 150 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अब उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया। और जो आउटडोर प्रोग्राम है वहां पर 500 लोग जो है वो इकट्ठे हो पाएंगे। पिछले एक हफ्ते की बात करें पूजा, तो पंजाब के अंदर कुल 230 के आसपास जो मामले एक हफ्ते के अंदर सामने आए, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर दिन 30 और 35 या 40 के करीब मामले जो है पंजाब के अंदर आ रहे हैं। मौतों की गिनती जो है बहुत ज्यादा कम है, और जो ब्लैक फंगस का मामला वो भी अब पंजाब के अंदर नहीं आ रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर एक बड़ी राहत की बात है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने पर जोर दिया है कि स्कूल जो है वो पुलिस सैनिटाइजेशन के साथ खोल दिए जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंगनबाड़ी जो कहीं ना कहीं केंद्र थे, अब उनको खोलने के फरमान जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए। तो संकेत साफ है कि कोरोना को लेकर जो पंजाब के अंदर पहले कहीं ना कहीं डर था कि तीसरी लहर जो है वो पंजाब के अंदर असर दिखा सकती है, लेकिन कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद भी जो हालात है वो सामान्य बने हुए। और यही कारण है कि अब पाबंदियां जो पहले से लगाई गई थी उनमें काफी ज्यादा जो है वो ढील जो है वो दे दी गई है पूजा। सीएम ने सरकारी विभागों के कामकाज का भी जायजा लिया है, उसकी भी समीक्षा की, उससे जुड़ी जानकारी बताइए। देखिए पूजा, बिल्कुल स्थानीय निकाय विभाग जो शहरी विभाग है कामकाज है, उसको निकाय विभाग के अंतर्गत आता है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि खासतौर पर जो शहरी इलाकों के अंदर गैर कानूनी जो कॉलोनी थी उनके कामकाज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। खासतौर पर ये क्योंकि जो अवैध कॉलोनियां होती है पूजा, नगर कौंसिल या नगर निगम के दायरे में नहीं आती या उनसे वो पास नहीं कराते, वहां पर आम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती है, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ बताया कि ऐसी जो गैर कानूनी कॉलोनी है वहां पर मकानों का निर्माण जो है वो तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। जिनके नक्शे पास नहीं है वो निर्माण नहीं होना चाहिए, और ये बात सुनिश्चित करे कि अगर कहीं पे कोई निर्माण हो रहा है तो वहां पर लोगों को आम जो मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो नगर कौंसिल हो। लेकिन ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।